नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन तक्षशिला की। एक ऐसा वक्त जब दरवाजे पर एक बहुत बड़ा विदेशी आक्रमण दस्तक दे रहा था और भीतर भीतर अपने ही राज्य के अस्तित्व और पूरे राष्ट्र की अखंडता के बीच एक भयंकर खींचतान चल रही थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटना की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी क्राइसिस आखिर कैसे खड़ी हुई। सोचिए, सामने एक ऐसी विशाल सेना खड़ी हो जिसने आधी दुनिया जीत ली हो, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि क्या हम बचेंगे या फिर क्या भारत का पतन होगा। विदेशी आक्रांता अल्शेंद्र, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, उसकी सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं और इसी खौफनाक खतरे ने इतिहास की सबसे तीखी और दिलचस्प बहसों में से एक को जन्म दिया। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये उसूलों और आदर्शों की एक ऐसी टक्कर थी जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। संकट एकदम अचानक था और सच कहें तो बहुत बड़ा भी। सिकंदर बिल्कुल तक्षशिला के द्वार पर खड़ा था और उसने एक बड़ी ही सोची समझी कूटनीतिक चाल चली। उसके दूत ने आकर मित्रता का प्रस्ताव रखा। अब तक्षशिला के नेतृत्व के सामने रातों रात एक ऐसा हताश करने वाला विकल्प आ खड़ा हुआ जिसने उनकी नींदें उड़ा दीं। एक तरफ दोस्ती का हाथ था और दूसरी तरफ तबाही लाने वाली तलवार। उन्हें चुनना था कि वो क्या थामेंगे। और यहीं से कहानी में दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आमने सामने आती हैं। एक तरफ है राजकुमार आंभी कुमार, जो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी तरह बस अपने क्षेत्र का अस्तित्व बचाया जाए। और दूसरी तरफ है राजा आंभीराज और महान आचार्य चाणक्य, जो राष्ट्रीय अखंडता और सांस्कृतिक एकता के कट्टर रक्षक हैं। ये स्थिति बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि जब जान पर बन आती है तो कैसे लोगों की प्राथमिकताएं एकदम विपरीत दिशाओं में मुड़ सकती हैं। इस प्रस्ताव पर राजा आंभीराज का स्टैंड एकदम क्लियर और आक्रामक था। उनका साफ मानना था कि योद्धा मित्रता का हाथ बढ़ाते नहीं, योद्धा हाथ उठाते हैं। मतलब बिना लड़े अगर कोई हथियार डाल दे और दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो वो सिर्फ एक खोखला राजनीतिक समझौता है, और इस समझौते की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो किसी भी स्वाभिमानी योद्धा को मंजूर नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो राजकुमार आंभी कुमार का तर्क भी अपनी जगह काफी प्रैक्टिकल लगता है। उन्होंने कहा, तक्षशिला वासियों के मस्तकों को यवन सैनिकों की ठोकर में गिरने से बचाने के लिए मैंने द्वार खोल दिए हैं। उनका सीधा सा लक्ष्य अपने ही नागरिकों को सामूहिक नरसंहार से बचाना था। उनके लिए उस मुश्किल घड़ी में लोगों की जान बचाना किसी भी अमूर्त राष्ट्रीय गौरव से कहीं ज्यादा जरूरी था। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। अपनी इस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए आंभी कुमार ने गजब की फुर्ती से तख्ता पलट कर दिया। सबसे पहले उसने आक्रमणकारी का प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर जो सबसे बड़ी रुकावट थी, यानी खुद उसके पिता राजा आंभीराज, उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया। और इसके बाद किसी भी नागरिक विद्रोह को बड़ी ही निर्ममता से कुचलने का फरमान जारी कर दिया। यह राजनीति का एक बेहद कठोर और क्रूर चेहरा था। सत्ता और राज्य चलाने की मजबूरियां इंसान को कितना ठंडा और कैलकुलेटिव बना सकती हैं, इसका अंदाजा इस एक मारक डायलॉग से लग जाता है। आंभी कुमार कहता है, राजनीति में पिता का स्थान भी नगण्य होता है आंभीराज। जरा सोचिए, एक बेटा अपनी नीति के खातिर अपने ही पिता को कैद कर रहा है और उसे सही भी ठहरा रहा है। यह सत्ता संघर्ष का एक बहुत ही ड्रामेटिक पहलू है। लेकिन इस पूरी कलह की जड़ में दरअसल एक बहुत ही बुनियादी बहस छिपी थी। क्या तक्षशिला एक अलग देश है? आंभी कुमार का तर्क था कि तक्षशिला एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने फैसले खुद ले सकता है, जबकि आंभीराज का अडिग विश्वास था कि तक्षशिला भारत का एक अविभाज्य अंग है और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने का मतलब ये नहीं कि कोई राज्य पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा से ही कट जाए। बस इसी एक पॉइंट पर दोनों कभी एक मत नहीं हो पाए। खैर, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालें तो पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था, एक पुरानी रंजिश। आंबे कुमार के मन में दरअसल अपने पड़ोसी राज्य केके के खिलाफ एक पुराना गुस्सा भरा हुआ था। केके ने कभी तक्षशिला का अपमान किया था और उस अपमान का बदला लेने की इस आग ने कहीं ना कहीं आंबे कुमार के विवेक को धुंधला कर दिया था। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत दुश्मनी अक्सर बड़ी राजनीतिक आपदाओं की वजह बन जाती है। अब ऐसे माहौल में जब सारे राजनीतिक विरोधियों को चुप करा दिया गया हो तो बगावत कहां से होगी? जवाब है गुरुकुल से। गुरुकुल प्राचीन भारत की वो शिक्षा प्रणाली थी जहां छात्र गुरु के साथ रहते थे। लेकिन ध्यान दीजिए,
इस संकट की घड़ी में वो सिर्फ एक स्कूल नहीं रह गया था, वो अचानक से राज्य का सबसे बड़ा बौद्धिक और नैतिक केंद्र बनकर उभर आया। और यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। महान आचार्य चाणक्य ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया, यदि शासन राष्ट्र के सम्मान की रक्षा नहीं कर सका तो अब वो शिक्षकों के हाथ में है। ये वो पल था जब ये पूरा विवाद राजमहल की दीवारों से बाहर निकलकर बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में एक व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब ये प्रतिरोध सिर्फ क्लासरूम या भाषणों तक सीमित नहीं रहा। गुरुकुल के छात्रों ने सीधे सीधे नए शासन को चुनौती दे डाली। उन्होंने तक्षशिला के चप्पे चप्पे पर, सड़कों पर, गलियों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए। आंभी कुमार के उस निरंकुश अधिकार को चुनौती देने का ये एक बहुत ही पावरफुल और विजुअल तरीका था। पूरे शहर में जैसे एक संदेश गूंजने लगा था। जब सत्ता की तरफ से इस बात पर ऐतराज जताया गया कि भाई गुरुकुल राजनीति में दखल क्यों दे रहा है, तो चाणक्य का जवाब बिल्कुल सटीक था। उन्होंने कहा, जब प्रश्न संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है। यह समझाता है कि क्यों एक राष्ट्रीय संकट के वक्त विद्वान और छात्र सिर्फ मूक दर्शक बनके नहीं बैठ सकते, बल्कि वो नैतिक रूप से इस लड़ाई में कूदने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। अब देखिए, दुश्मन को देखने का नजरिया भी दोनों गुटों का जमीन आसमान का था। आंबी कुमार सिकंदर को एक देवपुत्र मानता है जो पूरी दुनिया जीतने निकला है और जिससे समझौता कर लेना ही समझदारी है। वहीं चाणक्य उसे साफ तौर पर एक आतताई मानते हैं, एक ऐसा शोषक जो सिर्फ तबाही लेकर आता है। और यही अलग अलग नजरिए उनकी पूरी स्ट्रैटेजी तय करते हैं। एक तरफ तुष्टीकरण और दूसरी तरफ आर पार की लड़ाई। चाणक्य की चिंता सिर्फ एक राजा के बदलने या सत्ता छिन जाने की नहीं थी। उन्होंने एक बहुत ही भावुक अपील की, आतताइयों की पाश्विक क्षुधा से इस भूमि को कलंकित मत होने दो। उनका साफ मानना था कि कुछ वक्त के राजनीतिक बचाव के लिए आप उस महान भूमि के मूल्यों और परंपराओं का सौदा नहीं कर सकते। जमीन बचाना जरूरी है, पर उसकी आत्मा को मार कर नहीं। और फिर ये सब कुछ पहुंचता है एक बेहद तनावपूर्ण क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा आमना सामना जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। प्रांगण में एक तरफ राज्य का कार्यवाहक शासक आंबी कुमार खड़ा है, जिसके पास पूरी सेना है, ताकत है और सत्ता है, और दूसरी ओर खड़े हैं निहत्थे लेकिन फौलादी इरादों वाले आचार्य चाणक्य, जिनके पास सिर्फ उनकी नैतिक सत्ता है। इमेजिन कीजिए उस पल का टेंशन। एक शिक्षक सत्ता के नशे में चूर शासक को उसकी ही जमीन से बाहर जाने का हुक्म दे रहा है। चाणक्य ने कहा, एक दिन तुम्हें गुरुकुल की सत्ता का परिचय मिल जाएगा। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं आंबी कुमार, जाओ। बिना किसी हथियार के सत्ता के पारंपरिक ढांचे को सीधे चुनौती देने का ये कदम अकल्पनीय था और उतना ही साहसपूर्ण भी। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक अंदर से बटा हुआ राष्ट्र कभी किसी बाहरी आक्रमणकारी से बच सकता है, या फिर ये आपसी संघर्ष और कलह सिर्फ और ज्यादा समझौतों और गुलामी को जन्म देंगे? तक्षशिला की ये कहानी हमें मजबूर करती है सोचने पर कि जब किसी देश में वफादारियां बढ़ जाते हैं तो उसकी अंतिम कीमत क्या चुकानी पड़ती है। ये ऐतिहासिक वाकया आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।